बहुत लकी है तू। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता। अब समझा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके हमें पहलुओं को देखने के साथ साथ सारे एस्पेक्ट को देखने के साथ साथ हमें एग्जाम्पल को साथ में लेकर के चलना चाहिए। एग्जाम्पल क्या होता है, वो मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देख रहे हैं। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि मजनू भाई और उदय शेट्टी का भी सैलिएंट फीचर कुछ है। वो गुंडे हैं पर उनका बड़ा स्टाइल में अपने सैलिएंट फीचर को बताते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर, इलिस्ट्रेशन के तौर पर, समझाने की प्रक्रिया के तहत आसान बनाने के लिए हम उनके एग्जाम्पल को लेकर के चल रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, जिसे इंटरटेनिंग माध्यम से समझाया जा सके। इसीलिए तो कहा गया है आजकल इंटरटेनमेंट और एजुकेशन को मिला करके इंफोटेनमेंट बन गया, इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, और वही चीज़ें समझ आती हैं। तो हम मजनू भाई उदय शेट्टी के एग्जाम्पल के साथ साथ उनके साइलेंट फीचर के साथ साथ अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के साइलेंट फीचर क्या है। भारतीय संविधान जो है एक बहुत बड़ा रूल बुक है, ये लॉ ऑफ लैंड का एक रिकॉर्ड है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं साइलेंट फीचर, वो हमारा जो सोर्स है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, हम इसी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, माई सेल्फ सत्यवान। हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर को। इससे पहले हम 10 साइलेंट फीचर को देख चुके हैं, ये 11th है, तो 10th तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे ये 11th साइलेंट फीचर है सेकुलर स्टेट। भारत की बात करें, भारत एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है राष्ट्र धर्म का न होना, मतलब भारत का अपना कोई राजकीय राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ देश जो है धर्म निरपेक्ष है, देश कोई भी काम करेगा वहाँ पर धर्म को इन्वॉल्व नहीं करेगा। हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो भारतीय राज्य का जो राष्ट्र है इसका कोई ऑफिशियल सरकारी तौर पर कोई धर्म नहीं है। तो सरकार कोई धार्मिक कोई भी काम करे, सरकार धार्मिक काम करेगा, धार्मिक कोई काम करते हुए धार्मिक चीज़ों को एक्सेप्ट करने के कोई भी काम करते हुए धार्मिक चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेगा। उसका मतलब है कि धर्म को वरीयता कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं दी जाएगी। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर। तो अब अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे संविधान में कुछ ऐसा चीज़ लिखा भी गया है कि नहीं कि भारत, जिससे हमें पता लग सके या कोई भी व्यक्ति, जैसे हम तो अपने देश में रह रहे, लेकिन कोई फॉरेनर आए उसको भारत के बारे में जानना हो और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को उठा ले पढ़ने के लिए, तो कुछ चीज़ें उसको मिलनी चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे पता चल सके कि भारत एक राष्ट्र है लेकिन राष्ट्र धर्म नहीं है, देश एक सेकुलर कंट्री है। इसके कुछ फीचर हमें हमारे संविधान में दिखते हैं। अगर हम बात करें तो भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर हर जगह हर धर्म के व्यक्ति हैं। इसका मतलब क्या है? भारत में व्यक्ति को धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता नहीं है, स्वतंत्रता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन राष्ट्र धर्म नहीं होगा। अगर बात करें पूरे विश्व की तो हम देख रहे हैं कि विश्व में कितने देश ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, और कितने ऐसे देश हैं जिनका एक रिलीजियस कंट्री, उनका एक राष्ट्र धर्म है। हम यहाँ देखें तो ये ब्लू कलर में है, ये जितने ब्लू कलर में कंट्री दिख रहे हैं, मतलब दुनिया का अधिकांश कंट्री हैं, इनका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है, यानी एक सेकुलर स्टेट की। तो भारत भी है, हमारा प्यारा भारत। देख रहे हैं भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ये लगभग पूरा एशिया के अधिकांश हिस्से हैं, यूरोप के अधिकांश हिस्से हैं, अमेरिका के अधिकांश हिस्से हैं, अफ्रीका के कुछ हिस्से, यानी एशिया के पश्चिमी एशिया जो है, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के भी देश नहीं है, बल्कि भारत के अलावा देखें तो पड़ोसी देश ही है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये यमन, ओमान, सऊदी अरब, दुबई, ये अफ्रीका के कुछ देश हैं, मिस्र, अल्जीरिया वगैरह। और यहाँ पर देख रहे हैं भूटान बौद्धिस्ट है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पर देख रहे हैं म्यांमार है, बौद्धिस्ट कंट्री है, और इसके साथ साथ ये मलेशिया मुस्लिम कंट्री है,
यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कुछ और भी देश मिल रहे हैं देखने के, एक आध देश जो धार्मिक रूप से राष्ट्रीय धर्म रखते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ग्रे कलर से हैं। ग्रे कलर में जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जेंटीना है, यहाँ ब्रिटेन भी है, यहाँ अन्य देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, और ये मलेशिया है। इन लोगों ने कोई बताया नहीं है, यानी ये इनका कोई राष्ट्र धर्म है, ये सेकुलर स्टेट हैं या एक सेकुलर स्टेट नहीं है, रिलीजियस कंट्री है, ऐसा इन्होंने बताया नहीं। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की कुछ चीज़ें अगर हम सामने देखें तो ब्रिटेन का कभी कभी आता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ब्रिटेन में क्या है 50 to 75% ऐसे लोग हैं जो धार्मिक रूप से मानते हैं कि ये क्रिश्चियन कंट्री है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया की हालत है, ऐसे कनाडा की हालत है। भारत की देखें तो ये ब्लू है। ब्लू का मतलब करीब करीब 25% ही है, परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट इन ईच कंट्री क्लेमिंग टू बी आइदर नॉट रिलीजियस और एथिस्ट, यानी लोग ऐसा माने हैं कि हम रिलीजियस नहीं है या डाटा नहीं है। जितने लोग एक्सेप्ट किए, सभी लोग बात नहीं है, डाटा जो सर्वे होता है कुछ 200-300 लोगों पर होता है, आकलन पूरा 140 करोड़ का होता है, लेकिन ये डाटा गलत होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग चाइना एक रिलीजियस कंट्री नहीं है, जबकि भारत में रिलीजियस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और इन लोगों के पास डाटा ही नहीं है। और ये कनाडा, कुछ यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग रिलीजियस नहीं है, ऐसा उनका कहना है। हम देख रहे हैं कि ये सेकुलर स्टेट के कुछ एग्जाम्पल हैं। दुनिया के अधिकांश देश सेकुलर हैं। आगे हम देखें, सेकुलर टर्म जो है हमारे प्रेम्बल में जोड़ा गया है 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। यानी हमारे संविधान में सेकुलर शब्द कहीं नहीं था। इसका ये नेचर में सेकुलर था, इसकी प्रकृति सेकुलर थी, राष्ट्रनिरपेक्ष थी, धर्मनिरपेक्ष थी, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष थी। लेकिन सेकुलर शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। इसके बाद साइलेंट फीचर के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रियम्बल का ही आएगा, उसको हम डिटेल में देखेंगे। सेकुलर टू द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो सभी व्यक्तियों को बिलीफ यानी धार्मिक स्वतंत्रता की, विश्वास की स्वतंत्रता देता है, और साथ साथ पूजा पद्धति की भी स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब क्या है, हमारा राष्ट्र सेकुलर है लेकिन लोग सेकुलर न हो ऐसा जरूरी नहीं है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाए, कोई भेदभाव नहीं है, किसी व्यक्ति के जो है राइट को डिनाई नहीं किया जाएगा, इक्वलिटी, यानी अगर हम बात करें सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिला है 19 आर्टिकल 14 के माध्यम से। इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों कंडीशन हमको मिलती है 19 जो हमारा आर्टिकल है वो 14 के माध्यम से देता है। इसका मतलब हमारा कंट्री किसी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा देश सेकुलर कंट्री है। आगे देखें तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि धर्म के नाम पर, इसमें 5 शब्द रखे गए हैं एक्चुअली 15 में, तो जन्म स्थान, धर्म, लिंग, रेस। तो यहाँ पर एक चीज है रिलीजन, हम यहाँ पर सेकुलर देख रहे हैं इसलिए सिर्फ रिलीजन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि डोंट डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है धर्म के नाम पर। इससे पता चलता है कि हमारा देश सेकुलर है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आर्टिकल 16 की बात करें तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में इत्यादि जगहों पर उन्हें इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी। हम यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेडियम है जहाँ कुछ खेल चल रहा है, बच्चे जो हैं देखना चाहते हैं। तो रियलिटी क्या होती है, हम रियलिटी ये है ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा बड़ा है। दूसरी बात यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके बच्चा छोटा बड़ा होने के साथ साथ ये अमीर और गरीब बच्चे हैं। ये गरीब बच्चा है, इसके पास कोई भी साधन नहीं है। ये बच्चा इस बाउंड्री वाल के बाहर खड़ा है, यहाँ तक कि देख रहे हैं इसके सामने बराबर प्लेन जमीन भी नहीं, ये गड्ढे में खड़ा है, इसको कुछ नहीं दिखेगा। एक बच्चा है जिसके पास कुछ साधन है,
थोड़े से साधन, इतना ही साधन है कि वो खड़ा अगर हो जाए उस पर तो वो क्या कर सकता है, बाउंड्री वॉल क्रॉस, यानी जो बैरियर है वो क्रॉस कर सकता है। वहीं देख रहे एक अमीर बच्चा है जो इतनी ऊंचाई पर खड़ा है जहां आवश्यकता ही नहीं है, इतनी वो मतलब टॉप व्यू ले रहा है, वो फ्रंट व्यू नहीं ले रहा है, वो टॉप व्यू ले रहा है। तो ये क्या है, ये रियलिटी है, हमारे देश की रियलिटी यही है, हर देश की रियलिटी यही है। अब अगर हमें ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये बच्चा तो देख ही नहीं सकता खेल को, अगर इसे हमें दूर करना हो तो हम इक्वलिटी लाएंगे। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि हम सारे ये बॉक्स जो रखे जिसमें खड़ा होकर बच्चे देख रहे हैं, हम सभी को एक एक बॉक्स दे देंगे, मतलब सबको बराबर का अधिकार मिल गया सबको। अब क्या है, ये बच्चा तो बहुत छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो इन दोनों बच्चों को कोई समस्या नहीं है, ये दोनों बच्चे आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये छोटा बच्चा को इक्वलिटी के नाम पर जो भी राहत मिली है, इसके बावजूद इस बैरियर को खत्म नहीं कर पाया है। यानी यहाँ पर इक्वलिटी तो हो गई, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उसको कोई फायदा नहीं मिला है। इक्विटी ये कहती है कि सबको जो है बराबरी कर दो, यानी अब हम यहाँ पर नीचे से बराबर नहीं करेंगे, हम ऊपर से बराबर करेंगे। यानी अगर इस बच्चा की लंबाई ज़्यादा है तो इसको ज़मीन पर खड़ा कर दो, इस बच्चे की लंबाई थोड़ी कम है, छोटा बच्चा है, इसको एक ये बॉक्स दे दो चढ़ने के लिए, ये बच्चा छोटा ज़्यादा है तो इसको 2 बॉक्स दे दो। अब क्या है, हम देख रहे हैं सभी की आंखें जो हैं लगभग बराबरी में आ गई हैं, इनको जो है सामने से खेल देख सकते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि कोई गरीब है उसको सब कुछ दे दो, कोई अमीर है या कोई बड़ा बच्चा है उसको कुछ ना दो, ये भी सही नहीं है। तो एक्चुअल में हम देखें समस्या है क्या, एक्चुअल में ये सब देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि इनके सामने एक बैरियर है, एक बाउंड्री वॉल है। ये बैरियर ही अगर हटा दिया जाए, सबसे बड़ी, हम किसी को कुछ देंगे भी नहीं, किसी से कुछ छीनेंगे भी नहीं, तो यही जस्टिस कहलाता है। जस्टिस यही कहती है हम इस बैरियर को ही तोड़ दें। जब बैरियर तोड़ देंगे तो छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सभी लोग ग्राउंड लेवल पर हैं, सभी लोग आराम से देख रहे हैं, जैसा चाहे वैसा देख रहे हैं, तो इसे जस्टिस कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे प्रोवाइड कराया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, उसका मतलब है एक्चुअल में इक्विटी ही है। और जस्टिस तब होगा जब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो जो भारत में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर ही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एक्चुअल में बैरियर ही खत्म करना है, किसी को कुछ दो मत, बैरियर जो है उनके सामने वही खत्म कर दो, जिससे को इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको मिल सके। आगे देखें, ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। तो जो 25वां आर्टिकल है भारत का अनुच्छेद का 25 है, आर्टिकल 25, वो कहता है हर व्यक्ति को, सभी व्यक्ति समान रूप से उन्हें किसी भी धर्म को मानने की, विश्वास करने की, उसके रीति रिवाजों को मानने की, प्रैक्टिस करने की, उससे प्रोपेगेट करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 25 देता है। इस सभी ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड, इसका मतलब है हमारा देश सेकुलर इन नेचर है। आगे देखें, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। तो आर्टिकल जो 26 है ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने रिलीजियस अफेयर को, धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, उनके जो भी क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, उन्हें मानने से कोई मना नहीं है। इससे भी पता चलता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि सबको राइट मिला है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, आर्टिकल 26 के तहत कुछ प्रॉब्लम भी है। आर्टिकल 26 के तहत जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद कुछ गलत चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। हम देखते हैं भारत में जब सब व्यक्ति समान हैं, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग, किसी के पास राइट सही का निशान है, किसी के पास गलत का निशान है, यानी किसी को कुछ राइट मिले हैं, किसी को कुछ राइट छीने गए हैं। ये क्या है? अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो हम देखते हैं ये मंदिर है हिंदू धर्म से रिलेटेड, मस्जिद इस्लाम से रिलेटेड, चर्च क्रिश्चियन से रिलेटेड। तो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल में कौन है? तो मंदिर जो है सरकार के कंट्रोल में है, जबकि मस्जिद और चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है? ये तो दिखा रहा है कि भारत में जो है एक्चुअल में जो सेकुलर की बात कर रहे हैं वो नहीं है, यहाँ पर भेदभाव है। रिलीजियस प्रोपेगेशन, हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अभी हमने 26 में क्या कहा कि मैनेज
प्रोपगेट, यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज किया था, प्रोपगेट, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। देखिए यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, हिंदू को कोई राइट नहीं है, तो ये हिंदू को राइट नहीं मिला है, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन को मिला है। इसके बाद देखें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन और एनी ऑफ सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर को मना है, वो नहीं कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन कर सकते हैं। तो हम आर्टिकल 26 देखें, वो स्वयं में ही विवादास्पद है, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। वो भारत में सेकुलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। हिंदू जो है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट स्क्रूटनी है। हम कहते हैं कैमरा लगाना है सबके ऊपर लगाओ, टैक्स लगाना है सबके ऊपर लगाओ, जो भी करना है सबको। ये जो टिक का ऑप्शन है या तो सबके ऊपर होना चाहिए या किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और हमारा देश इस आर्टिकल को अगर कोई भी विदेशी पढ़ ले तो कह सकता है कि भारत में हिंदुओं को ऊपर कोई राइट नहीं है और ये भारत एक धार्मिक कंट्री नहीं है। आगे देखें आर्टिकल 27 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म को मानने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भारत में पहले जजिया कर लगता था। ये जजिया कर का एग्जाम्पल दिखा रहा है, ये कि मुस्लिम है जो इस हिंदू से धन छीन रहा है, ये जजिया टैक्स वसूल रहा है, एक्चुअली इसको मार पीट करके, प्रताड़ित करके। तो भारत में पहले जब मुस्लिम शासन हुआ करता था उस समय जजिया कर लगता था। जजिया कर की बात करें तो सबसे पहले भारत में इस्लामिक रूलर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने चलाया था। सबसे पहले जजिया कर लगाया था, जो नॉन मुस्लिम होते थे उनके ऊपर लगाया था। फर्स्ट टाइम विच वाज कॉल्ड कर्ज ओ जजिया, उसको कर्ज ओ जजिया, कर्ज नहीं खराज ओ जजिया कहा जाता था पहले। और जजिया वाज एबोलिश्ड बाय द मुगल रूलर अकबर, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, 16th सेंचुरी, बट वाज री इंट्रोड्यूस्ड बाय द औरंगजेब इन 17th सेंचुरी। तो भारत में जजिया कर हमेशा से लग रहे हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसके नाम पर लोग आहो बीपो उपद्रव मचाते हैं कि बड़ा अच्छा शासक था, तो उसी ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था और काफी क्या, इट वाज मोस्ट इनह्यूमन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। तो जो हिंदू होते थे एक्चुअल उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। इसके बाद अगर बात करें हम अभी जैसा कि हमने इस स्लाइड को देखा, यहाँ से पता चलता है कि भारत धार्मिक कंट्री है, यहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर हम देखें तो जजिया कर तो नहीं है। आर्टिकल 27 कहता है किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन भारतीय मंदिरों के ऊपर आज भी 27% टैक्स लगते हैं, जबकि मस्जिद और इनके ऊपर जो टैक्स नहीं लगते, यानी जो दान में पैसा जमा होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, जिसका नाम जजिया कर नहीं है, उनका नाम इनकम टैक्स है। लेकिन इनकम टैक्स मस्जिद को, चर्च को नहीं देना पड़ता है, सिर्फ मंदिरों को देना। जो बड़े बड़े मंदिर हैं भारत में जहाँ पर बहुत ज़्यादा दान कलेक्ट होते हैं, सोना चांदी कलेक्ट होती है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे हम बात करें जय मां वैष्णो देवी, मीनाक्षी मंदिर, ये सब बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा जमा होते हैं, दान में आते हैं, सोना चांदी आते हैं, उस पर एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ऑफिसर बैठा रखे हैं, और जैसे जमा होता है एक भी पाई कहीं जा नहीं सकता है, उसको गवर्नमेंट नज़र में रखती है, गवर्नमेंट उसे उठा ले जाती है। और कुछ जो एग्रीमेंट है उसे अकॉर्डिंग कुछ मंदिर प्रशासन के पास रहता है, तो उसके पुजारी भी ठग लेते हैं। कुल मिला जुला के ठग सिस्टम सभी तरफ है। तो हम देखते हैं जजिया कर भारत में नहीं है, पर मंदिरों को देना पड़ता है और मस्जिद और चर्च को नहीं देना पड़ता है टैक्स। ये टैक्स है, इनकम टैक्स है। तो ये भी क्या बताता है कि भारत में सेकुलर स्टेट के कंसेप्ट को तो ये धूमिल कर रहा है। आगे देखें, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, किसी भी जो मेंटेन बाय द स्टेट, जो सरकारें किसी भी इंस्टीट्यूट को मेंटेन कर रही हैं, उनके रख रखाव का काम देख रही हैं, वहाँ पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सेक्शन ऑफ द सिटीजन, वर्ड है
सेक्शन ऑफ द सिटीजन अपने लैंग्वेज की, भाषा की, इस लिपि की, कल्चर का संरक्षण कर सकते हैं, आर्टिकल 29 के माध्यम से दिया गया। लेकिन एक्चुअल में ये एक विवादास्पद स्थिति है, यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी को दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि यहाँ पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये जो मतलब पॉलिटिशियन ने बनाया है, संविधान नहीं पॉलिटिशियन ने बनाया है, क्योंकि माइनॉरिटी का राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि मेजोरिटी के लिए भी है, मेजोरिटी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को बचाना चाहे तो प्रिजर्व कर सकती है, उसके ऊपर राइट है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो कोई भी माइनॉरिटी जो है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। सीधे सीधे मदरसा और मस्जिद, चर्च बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म की शिक्षा कहीं नहीं दी जाएगी। और ऑल माइनॉरिटी जो संविधान ने वर्ड यूज कर दिया है, ये संविधान निर्माताओं की एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने माइनॉरिटी कहा, लेकिन माइनॉरिटी का मतलब क्या है उन्होंने संविधान में कहीं नहीं बताया। और इसी का लाभ जो है उठा रहे हैं पॉलिटिशियन, बांटो और राज करो, लूटो, देश को खत्म कर दो, ये सिस्टम चला रहे हैं। और ये माइनॉरिटी के नाम पर खूब राजनीति चलती है। 20% आबादी वाला भी भारत में माइनॉरिटी है, और वहीं लक्षद्वीप में 97% वाला व्यक्ति माइनॉरिटी है, कश्मीर में 65%, 68% वाला, नागालैंड या पूर्वोत्तर राज्यों में जो क्रिश्चियन है 80%, 82%, वो लोग भी क्या है, माइनॉरिटीज हैं। तो भारत में ऐसी राजनीति चल रही है। तो जो संविधान निर्माता हैं उनकी बहुत बड़ी भूल थी, उन्होंने माइनॉरिटी शब्द का मतलब नहीं। हाँ, हम एक बात यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, माइनॉरिटी का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 5% या उससे कम है तो उसे माइनॉरिटी कंसीडर किया जाना चाहिए। भारत में तो 20%, 80%, 99% वाला भी माइनॉरिटी है, और 1% वाला मेजोरिटी कहलाता है। ये हमारे पॉलिटिशियन की अच्छी खासी राजनीति है। गंदी पॉलिटिक्स चलती है, चलती रहेगी। रेवड़ी कल्चर इसका सबसे बड़ा सहायक है। आगे देखें तो द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो अनुच्छेद 44 है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। इसे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, सबके लिए समान लॉ की बात होती है। इससे पता चलता है भारत एक सेकुलर स्टेट है। पर भारत में सेकुलर शब्द संविधान ने ऐड नहीं किया था, ये प्रियम्बल में है, और ये 1976 में ऐड किया गया है। अब आगे हम देखें तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कैन नॉट ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड दैट इज चर्च एंड द स्टेट दैट इज पॉलिटिक्स। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत के बाहर, भारत में दिखता है, क्योंकि यहाँ पर गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, यहाँ दिखता है भारत में बहुत अत्याचार है। वेस्टर्न की बात करें तो यूरोपियन कंट्री में बहुत अत्याचार वहाँ भी होते थे, लेकिन उन्हें दिखाया कम जाता है। वहाँ पर बहुत अत्याचार चलते थे, वहाँ पर चर्च जो है हावी रहता था, वहाँ पर धर्मांधता भारत से भी ज़्यादा थी, और उसे दिखाया नहीं जाता है। तो उन लोग जब तबाह हो गए तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि वो कंट्री सेकुलर होंगे, और सेकुलर का मतलब क्या होगा, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड दैट इज चर्च एंड स्टेट, यानी राजनीति और चर्च का कोई रिलेशन नहीं होगा। चर्च जो है, पादरी जो है, वो अपना पादरी जो है सिर्फ चर्च से मतलब रखेगा। उसको राज्य में क्या हो रहा है, कानून का कैसे कानून बनेगा, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इस मामले में चर्च कुछ नहीं बोलेगा। और दिस नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इनएप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस। परंतु ये भारत में ये कॉन्सेप्ट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट जिसको कहा गया है, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भारत एक मल्टी रिलीजियस देश है। यहाँ पर एक धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने की अनुमति है। Hence, the Indian Constitution embodied the positive concept of secularism, that is giving equal respect to all religion, protecting all religious equality। तो भारत में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को रखा गया है सेकुलरिज्म के, जहाँ पर हर व्यक्ति को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है अपने अपने धर्म को मानने की और उन्हें पालन करने की। Moreover, the Constitution has also abolished the old system of communal representation, that is reservation of seat in the legislature on the basis of religion। तो भारतीय संविधान की बात करें तो हमने इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और उसके बाद आया था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का, ये चीज़ें हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या प्ले लिस्ट में आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। वहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। पहले 1909 में मुस्लिम को मिला, 1919 में फिर सिख को, क्रिश्चियन को, यूरोपियन क्रिश्चियन को, पंजाबी को एटसेट्रा को मिला, एंग्लो इंडियन को मिला। बाद में 1935 के माध्यम से हिंदू जैन को छोड़ करके सबको मिल गया था, यानी जितने हैं सभी धर्म को मिल गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसको एबॉलिश कर दिया, यहाँ पर किसी को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। However, it provide for the temporary reservation of seat for the scheduled caste and scheduled tribe to ensure adequate representation to them। लेकिन इसके साथ ही साथ बात करें टेम्पररी रिजर्वेशन की बात की गई है। टेम्पररी रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उनका जो पहले समय में शोषण हुआ वो काफ़ी गरीब हो गए, उस गरीबी से बाहर आ सकें और सभी के साथ समानता हमें दिखे, इसके लिए रिजर्वेशन रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 10 साल के लिए। इसीलिए यहाँ पर टेम्पररी कहा गया है, 10 सालों के लिए रिजर्वेशन रखा गया था। लेकिन पॉलिटिशियन क्या किए, हर 10 साल पर उसको बढ़ा देते हैं, और ऐसा करते करते हम देखते हैं ये जो है अभी पिछले 2020 में फिर से उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब कुल मिलाकर के ये हर 10 साल पर बढ़ा दी जाती है, जो टेम्पररी ही कहलाती है, क्योंकि इसको परपेचुअल वर्ड नहीं रखा गया है। तो ये थे हमारे कुछ साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी भी साइलेंट फीचर हमारे नेक्स्ट वीडियो में साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देखेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर कुछ पूछना हो, जैसा कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया, उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बनेगा, उत्साह आएगा, जिल क्रिएट होगा, तो हम जो है और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।